हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इस वीडियो में हम जूनियर हाई स्कूल अध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो सभी अच्छी तरीके से करते हैं, किंतु सामान्य ज्ञान को लोग भूल जाते हैं। सब्जेक्ट की तैयारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सामान्य ज्ञान की अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। किंतु जितना हमारा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है उतना ही जनरल नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। तो हम इस पोर्शन को भी तैयार करते हुए चलेंगे, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन है। इन 50 क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है। फल में क्या पाया जाता है जिसके वजह से फल हमें मीठा लगता है। ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी राइबोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। फल में फ्रक्टोज पाए जाते हैं जिसके कारण फल का स्वाद मीठा लगता है। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी कर्क रोग, ऑप्शन सी घेंघा रोग, ऑप्शन डी अस्थि सुषिरता रोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी घेंघा रोग। नमक की कमी से घेंघा रोग होता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नमक तत्व आवश्यक होता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नमक तत्व आवश्यक होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथियों में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की कमी से घोंघा रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी डी टार्टरिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। केला, अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यह अम्ल नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इस अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों में किसके लिए, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी रंजकहीनता, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी वर्णांधता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रतौंधी। यह एक आनुवांशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता एक आनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों तथा आंखों में मेलानिन नामक पिगमेंट यानी कि रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। हीमोफीलिया अर्थात अधिरक्तस्राव एक आंशिक लिंग संलग्न रोग है। और वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक रोग है। और रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक और विटामिन के प्रति स्कर्वी कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक। यह सुमेलित नहीं है। विटामिन ई को वंध्यता रोधी कहा जाता है। इसका विटामिन ई को वंध्यता रोधी कहा जाता है, जबकि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। स्पष्ट है कि
में सी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए आवासीय प्रदूषण, ऑप्शन बी विदेशज प्रजातियों का समावेशन, ऑप्शन सी अत्यधिक दोहन, ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश, यह इसका राइट आंसर है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी नाइट्राइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रेट। पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। वस्तुतः नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक। वनस्पति वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वो इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? इसमें से कौन सा वो गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी उपस्थित है? ऑप्शन ए प्रथम में, ऑप्शन बी द्वितीय में, ऑप्शन सी तृतीय में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी उपस्थित थे। यह सम्मेलन कब हुआ था? तो यह सम्मेलन 7 सितंबर को 1933 में आयोजित किया गया था। 1931 के मध्य द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह लंदन में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी एन.जी. रंगा, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल में 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में इसका स्थापना हुआ था। इस स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 को पारित किया गया था। भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी M.K. गांधी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी S.C. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी M.K. जिन्ना खिलाफत आंदोलन। यह सुमेलित नहीं है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, इसमें कौन कौन थे? तो शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम
अजमल खान, हजरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। खिलाफत आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। M.K. जिन्ना, यह खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की ओर से इस आंदोलन से दूर रहे। ये क्यों दूर रहे? क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी शामिल थे, उनकी भागीदारी का की भर्त्सना की और इस आंदोलन से दूर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। इसका राइट आंसर है सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 को बम्बई में हुआ था। यह उस समय उसका नाम बम्बई था। बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी को, ऑप्शन बी कृष्णा को, ऑप्शन सी गोदावरी को, ऑप्शन डी नर्मदा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कावेरी को। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी नामक स्थान से निकलती है। ब्रह्मगिरी नामक स्थान से कावेरी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी राजस्थान से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान का स्थान आता है। पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मछली उत्पादन से। इसका राइट आंसर है श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अंडे उत्पादन से संबंधित रजत क्रांति है और इसको पोल्ट्री उत्पादन भी संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जेट्रोफा, ऑप्शन डी आलू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रतिरोधक है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित किया जाता है। इसमें 27 से 40% तक क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है, जिसे बायोडीजल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित है क्या? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या फिर पादप प्रजनन से। इसका राइट आंसर है
17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पादप संरचना से। चिपको आंदोलन पादप संरचना से संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 70 के दशक में यह आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1975 में। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1972 में। वन्यजीव अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारतीय संसद ने वर्ष 1972 में इसे पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर को, ऑप्शन बी 7 दिसंबर को, ऑप्शन सी 30 मार्च को, ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। इसका राइट आंसर है 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए यह ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन बी वन उत्पादन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है सौर सेल। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सौर सेल सर्वोत्तम है। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टोइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाशन के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्व भारत और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? किस कारण से पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ग्रीन हाउस गैस है क्या? ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वे गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो वो हैं प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सभी ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों एवं संघों का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची में। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी नगर पालिका से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन 1992 में 24 अप्रैल 1923 से प्रभावी हुआ था। यह 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्तावित किया गया था। यह 73वें संविधान संशोधन है। कितने से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 1992 में पारित किया गया था, लेकिन प्रभावित कब हुआ? तो 1993 से यह प्रभाव में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सूचना का अधिकार से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए यह एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन बी यह एक नैतिक अधिकार है, ऑप्शन सी यह एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन डी यह एक सामाजिक अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक नैतिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक